हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य यानी मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट 10 है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ले रखे हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन अभी हमारी यूनिट चल रही है, इसके बाद हम कम्युनिकेशन यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। हायर एजुकेशन के कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन भी लगातार आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं प्राचीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कि जो प्राचीन शिक्षा थी उसके क्या क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो फर्स्ट उद्देश्य था हमारा प्राचीन शिक्षा का चरित्र निर्माण में योगदान। जो प्राचीन शिक्षा थी उसका जो चरित्र निर्माण में क्या क्या योगदान था वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, चरित्र निर्माण को भारतीय शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जो हमारे भारतीय शास्त्र हैं उनमें जो चरित्र है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इसको आभूषण माना गया है। तो चरित्र को क्या माना है? आभूषण। चरित्र एवं आचरण से हीन व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की गई है, यानी कि जो चरित्र से और आचरण से हीन व्यक्ति है उसकी निंदा हर जगह की जाती है। सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित भी यदि वह चरित्रवान है तो श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चरित्र निर्माण का प्रमुख मार्ग सत्य कर्म है। तो चरित्र निर्माण का मुख्य मार्ग क्या है? सत्य कर्म। इससे प्राप्त ज्ञान से नैतिक गुणों का उदय होता है और प्रेरणा भी उत्पन्न होती है। चरित्र को विद्वता से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। चरित्र को किससे? जो विद्वान लोग हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो चरित्र कुल मिला के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर? प्राचीन शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें जो चरित्र निर्माण है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं? ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और रीजनिंग दे देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा, या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुकुल में आचार्य न केवल विद्यार्थी की बौद्धिक प्रगति अपितु उसके नैतिक आचरण की भी निगरानी करते थे। जो गुरुकुल में आचार्य होते थे वो विद्यार्थी की बौद्धिक प्रगति तो करते ही थे, मगर उनके नैतिक आचरण को भी वो निगरानी में रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज और ह्वेनसांग आदि सभी ने यहाँ के लोगों के नैतिक चरित्र के समुन्नत होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। तो मेगास्थनीज और ह्वेनसांग भारत आए थे, उन्होंने यहाँ की भारतीय संस्कृति को देखा, भारतीय शिक्षा को देखा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया और अपने देश ले गए। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि भारत की यात्रा करने वाले जो विदेशी थे वो कौन थे? तो मेगास्थनीज और ह्वेनसांग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी जो व्यक्ति है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, प्राचीन शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर प्रदान करना था, कि हम विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिनसे वो अपना विकास कर सकें, चहुमुखी विकास। ठीक है, यहाँ व्यक्तित्व को दबाने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया। जो प्राचीन शिक्षा थी हमारे, वहाँ पे किसी के भी व्यक्तित्व को दबाने की कोशिश नहीं की गई। विद्यार्थियों को व्यवहारिक दृष्टि से वृत्ति के चुनाव की स्वतंत्रता रही। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया। जो प्राचीन शिक्षा थे वहाँ पे जो आचार्य थे वो विद्यार्थी को पढ़ाते थे, बौद्धिक स्तर से उसका विकास करते थे, बट वो उसके साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी करते थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता था, जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? आत्मसम्मान,
यानी अगर उसको शिक्षा ज्ञात होगी, यानी कि अगर उसके पास इतना ज्ञान होगा तो वो आत्मसम्मान से भरपूर होगा, आत्मविश्वास उसके अंदर बहुत होगा, आत्मसंयम, यानी कि अगर कोई उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है तो उसको संयम कैसे रखना है ये उसको पता होगा, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति, इन सभी गुणों का उसे उदय होगा और उसको पता होगा और उसके अंदर विद्यमान होगा, जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। तो ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक होते हैं या फिर सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विद्याध्ययन के पूर्व उपनयन संस्कार के अवसर पर ही विद्यार्थी में आत्मविश्वास जागृत किया जाता था। जब कोई विद्यार्थी आता था एडमिशन लेने, मैंने इससे पहले जो लेक्चर लिया है उसमें मैंने आपको बताया था कि उपनयन संस्कार किस एज में होता था, कब होता था और इसको क्या क्या कहते थे। ठीक है, तो जो उपनयन संस्कार के अवसर पर ही विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जागृत किया जाता था कि उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाए, वो अपने जो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं उसमें उनको क्या हो, घबराहट ना हो और वो आत्मविश्वास से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उसे यह बोध कराया जाता था कि उसके कर्तव्यों के निर्वाह तथा लक्ष्य की प्राप्ति में देवगण उसकी सहायता करेंगे, यानी जो देवगण हैं, यानी जो देवता हैं या फिर जो शिक्षक हैं वो उसमें उसकी सहायता करेंगे। अग्नि से प्रार्थना की जाती थी कि वह उसे बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करे। एक उपनयन संस्कार होता था जिसमें वो पूरा क्या करते थे, एक समारोह करते थे, उसमें वो लोग अग्नि से प्रार्थना भी करते थे कि इसको बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों में आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ाई जाती थी। उसे यह याद दिलाया जाता था कि वह अपने जाति एवं देश की संस्कृति का रक्षक है। हर एक व्यक्ति को अपने देश के, अपने संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। तो यही जो पहले प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष पर काम किया जाता था और अपनी संस्कृति पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति का विकास तभी संभव है जबकि वह अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करे। जब कोई व्यक्ति अपने जो उसके कर्तव्य हैं अगर उसका विधिवत यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से उसका जब पालन करेगा तभी वो अपनी संस्कृति का विकास कर सकता है। उसका महत्व इतना अधिक था कि राजा भी कर्तव्य पालन करने वालों को सम्मानित करता था। जो वहाँ के राजा थे, जो कर्तव्य पालन व्यक्ति थे या फिर जो स्टूडेंट थे उनको सम्मान भी प्रदान करते थे तथा ब्रह्मचारी को यथेच्छित धन प्रदान करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी सादा जीवन एवं उच्च विचार का आदर्श सामने रखता था। उसका क्या था, सादा जीवन था और उच्च विचार थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध ज्ञान। फर्स्ट पॉइंट, प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के बोध द्वारा उसे सुयोग्य नागरिक बनाना भी था। किसके द्वारा, सामाजिक कर्तव्यों के द्वारा। तैत्तिरीय उपनिषद में इसे इस प्रकार रखा गया है, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, अपने परिश्रम में आलस्य ना करना। अगर आप कोई परिश्रम कर रहे हैं तो आप उसमें कोई भी आलस्य ना करें, उसको अच्छे से कंप्लीट करें, अपने कोई वर्क को अच्छे से कंप्लीट करें बिना आलस के। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्ययन अध्यापन के कर्तव्यों की उपेक्षा ना करना। अपने अध्ययन की और अपने अध्यापन की किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है आपको। माता पिता, आचार्य, अतिथि का सम्मान काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जो पहले के स्टूडेंट थे वो अपने गुरु को क्या, भगवान मानते थे। ठीक है, तो माता पिता का, आचार्य का, अतिथि का, सभी का हमें सम्मान करना है, तभी हम नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध भी कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दोष रहित कार्यों को करना, अन्य नहीं। जो दोष रहित कार्य हैं जिनमें किसी को कोई हानि नहीं होगी, जिसमें किसी को कोई दोष नहीं होगा, वो कार्य हमें करने हैं, अन्यथा हमें वो कार्य नहीं करना है। लोगों के अच्छे कार्यों का अनुकरण करना है। जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका हमें अनुकरण यानी उनसे हमें सीख लेनी है, उनका हमें अनुकरण करना है। जो कुछ भी दान करना, जो कुछ भी दान करेंगे उसको हम श्रद्धा भाव से करेंगे, विश्वास से करेंगे, आनंद से करेंगे, विनम्रता से और भय तथा दयालुता से करना है। हमें कोई भी दान करना है तो हमें पूरी श्रद्धा से करना है। ये नहीं कि हमारा मन नहीं है दान करने का मगर हम दान कर रहे हैं तो उस दान का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है गृहस्थ जीवन का पालन, उसमें आचार संहिताएं भी संपूर्ण मानी गई। नेक्स्ट है विभिन्न व्यवसायों जैसे कि चिकित्सक वर्ग, योद्धा वर्ग आदि में अपनी अलग अलग आचार संहिताएं होती थी। हर किसी में अलग अलग आचार संहिताएं थी, अलग अलग नियम थे। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शिल्पियों के लिए अलग अलग आचार संहिताएं थी तथा अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने धन को समुचित भाग परोपकार एवं जन कल्याण के कार्यों में भी व्यय करेंगे। जो भी वो लोग कार्य करते थे उससे जो भी उन्हें धन मिलता था वो उसको किसी परोपकारी वर्क में, यानी कि कोई भी परोपकारी जो कार्य है उसमें, या फिर जन कल्याण में जिससे समाज का कल्याण हो, उसमें वो कुछ ना कुछ अपना धन व्यय करें। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक प्रसन्नता तथा कौशल की वृद्धि। फर्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। पेशे प्राय वंशानुगत होते थे। जो पेशे थे यानी जो काम थे वो कैसे थे, वंशानुगत, यानी कि जो कार्य उसके दादा कर रहे हैं वही कार्य उसका लड़का कर रहा है, और जो कार्य उसके पापा कर रहे हैं वही काम उसका लड़का कर रहा है। तो ये कैसा होता है, वंशानुगत। तो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया गया था, कैसा, वंशानुगत। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न वर्णों के लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने कर्मों में निपुणता प्राप्त करते थे। वो क्या करते थे, जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता थी, जिस कार्य को वो करना चाहते थे उसमें वो क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और उसमें निपुण हो करके फिर वो वही काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गीता में वर्णित है कि अपने अपने कर्मों में रत मनुष्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गीता में क्या वर्णित है कि अपने अपने कर्मों में रत मनुष्य, यानी कि किसी अपने जो काम में जो मनुष्य लीन है वही क्या करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षा पद्धति ने सदैव यह उद्देश्य अपने समक्ष रखा कि नई पीढ़ी के युवकों को उनके आनुवांशिक व्यवसायों में कुशल बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार, यानी हमें संस्कृति को बचाना भी है और उसका प्रचार प्रसार भी करना है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं शिक्षा संस्कृति के परिरक्षण तथा परिवर्धन का प्रमुख माध्यम थी। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित रही। तो जो हमारी संस्कृति है वो अभी तक जीवित है इसलिए क्योंकि उसका किसी न किसी ने संरक्षण किया है, किसी न किसी ने उसका प्रचार प्रसार भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें वैदिक जो हमारे साहित्य हैं उनको हम सुरक्षित रख पाएँ, उनको संग्रह कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों वेदों को कंठस्थ करें तथा उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखें। पहले क्या होता था, पहले हम लिखने पर जोर नहीं देते थे, हम कैसे मनन करते थे, हम श्रवण यानी सुनते थे, फिर हम मनन करते थे एंड देन हम निध्यासना करते थे, यानी अपने जीवन में उसको अप्लाई करते थे। तो बोला गया जो विद्यार्थी हैं उनको वेदों को कंठस्थ करना है, कहाँ पर, अपने मस्तिष्क में, जो कि वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आचार्यों का एक वर्ग अपने पवित्र ग्रंथों की स्मृति सुरक्षित रखने को सदा उद्यत रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ लोग काव्यशास्त्र, व्याकरण, लौकिक साहित्य, तर्क विद्या, दर्शन में निपुण होकर प्राचीन ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखते थे। तो कुछ लोग इन सब को क्या करते थे, सुरक्षित रखते थे, संग्रह करते थे और उनका प्रचार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथ जिस प्रकार से आज तक जीवित हैं उसकी समता किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। जो हमारे भारत में जो सभ्यताएं अभी तक बची हुई हैं वो और कहीं पर नहीं मिलेंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज में वैदिक युग से ही 3 ऋणों का सिद्धांत प्रचलित हुआ। कौन कौन से 3 ऋण हैं वो अभी आगे आएंगे। इसमें प्राचीन पीढ़ियों की सर्वोत्तम परंपराओं को सुरक्षित बनाए रखने तथा उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह माना गया है कि जन्म के साथ ही जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसके साथ ही उसके साथ 3 ऋण लद जाते हैं। वो 3 ऋण कौन से हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है।
नेक्स्ट पॉइंट है निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना। फर्स्ट पॉइंट, भारत की प्राचीन संस्कृति ने सभी पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। तो जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उसने व्यापक यानी कि पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में सभी को प्रभावित कर रखा है। अतः शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी। जो प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी वो किससे प्रभावित थी? धर्म से। इसमें विद्यार्थियों में निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना जागृत की। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यारंभ में ही ऐसे संस्कार उपस्थित होते थे। विद्यारंभ भी हमने आप पहले बात की है कि विद्यारंभ क्या है? विद्या का आरंभ। और ये किस एज से होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जब विद्यारंभ होता है तो वो किस एज से शुरू होता है। ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। तो विद्यारंभ में ही ऐसे संस्कार उपस्थित होते थे। यह आध्यात्मिक भावना उसे भौतिक जीवन के आकर्षणों से विरत करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक युग में भी बहुत कम लोग आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। वैदिक युग में बहुत कम लोग ऐसे थे जो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। अधिकांश लोग विद्याध्ययन के पश्चात गृहस्थाश्रम का अनुसरण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के उद्देश्य अत्यंत उच्च कोटि के थे। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी हमारी, उसके जो उद्देश्य थे, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कैसे थे? बहुत ही उच्च कोटि के थे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा संबंधी प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण मात्र आदर्शवादी ही नहीं अपितु अधिकांश अंशों में व्यवहारिक भी था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। यह व्यक्ति को सांसारिक जीवन की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती थी। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा समाज सुधार का सर्वोत्तम माध्यम थी। शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा से समाज में सुधार आता है, परिवर्तन आता है और नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं। ठीक है, जो माता पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा नहीं प्रदान करते वे उनके सबसे बड़े बैरी हैं यानी दुश्मन हैं। तो जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते या फिर जो पहले जो हुआ करते थे गुरुकुल होते थे, मठ होते थे, अगर वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेजते थे तो वो बच्चों के सबसे बड़े बैरी कहलाते थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। क्वेश्चन की भी वीडियो लगातार आ रही है, तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।